हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स क्लासेस। व्हाट्सअप एवरीवन। गाइज, अब तक हमने 7 प्रिंसिपल तो डिस्कस कर लिए थे। हमारे बाकी रिमेनिंग 7 प्रिंसिपल्स थे जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। हमारा 8th प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो पावर्स होती हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो कुछ एक हाथों के अंदर ही लिमिटेड रहती हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो पावर्स होती हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं? बट जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। तो फ्योल का ये प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, जैसे कोई भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सेट करना है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, या बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, या भी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन है, वो तो सुपीरियर या टॉप मैनेजमेंट अपने हाथों में ले ले। और जो डेली के काम है, रूटीन वर्क है, जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है या उनको लीव देनी है या भी रॉ मटेरियल परचेज करना है, वो काम सबॉर्डिनेट को दे दे। उनकी पावर जो है वो सबॉर्डिनेट को दे दे। तो फ्योल हमारे यही कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइजेशन हो और ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन हो। थोड़ा बहुत सेंट्रलाइजेशन हो, थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन हो, तो दोनों हो, तभी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छे से रन करेगी। तो उनका कहना यही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो तो सुपीरियर ले ले, और जो छोटे मोटे काम है उस काम को किनको दे दो? और सबॉर्डिनेट को दे दो। इसके भी पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है कि अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत सेंट्रलाइजेशन हो, थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइजेशन हो, तो क्या होगा? जो सुपीरियर का वर्कलोड है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जो बेटर और क्विक डिसीजंस भी हो पाएंगे, क्योंकि हमने अथॉरिटी जो है, पावर जो है, वो हमने डिवाइड कर दी, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। और वॉयलेटिंग इफेक्ट क्या होगा? अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते कि हमने या तो सारा का सारा हमने सेंट्रलाइजेशन कर दिया, तो क्या होगा कि जो सुपीरियर का जो वर्कलोड है वो क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। और जो मतलब जो लोअर लेवल पे जो सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं ना, उनको भी होगा कि भाई ऊपर से ऑर्डर आएगा, हम तो तभी काम कर सकते हैं, ऐसे हम काम नहीं कर सकते। तो उनकी जो इनकरेजमेंट है ना, वो भी डिक्लाइन हो जाएगी। लेकिन अगर हम सारा का सारा डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं तो क्या होगा? तो जो सबॉर्डिनेट है उनका वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा, सारा का सारे डिसीजंस उन्हें करने पड़ेंगे। तो फ्योल यही कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो तो सुपीरियर अपने हाथों में ले ले उनकी पावर, और जो छोटे मोटे काम है, रूटीन के वर्क है, उनको किसको दे दो? उनको सबॉर्डिनेट को दे दो। उसे हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है तो उसको बिल्कुल एक फॉर्मल लाइन में, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में उसको जो है फ्लो होना है। उसको कोई भी स्टेप जो है उसको स्किप नहीं करना है, ड्रॉप नहीं करना है। चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हमें टॉप लेवल से लोअर लेवल तक पहुंचानी हो या लोअर लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचानी हो, ये स्केलर चेन हमारा यही कहता है। जैसे फ्योल है हमारे, हेनरी फ्योल है, जिन्होंने प्रिंसिपल दिया है, उन्होंने इस प्रिंसिपल को एक लैडर की हेल्प से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे मान लो एक कंपनी के अंदर एफ एम्प्लॉई है, उस एफ एम्प्लॉई ने जी एम्प्लॉई के साथ क्या करना है? कॉन्टैक्ट करना है। तो लैडर हमारी ये कहती है कि जो स्केलर चेन है ना, लैडर उसके थ्रू क्या करेगी कि जो एफ है ना, वो सबसे पहले अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो डी को बताए, डी इन्फॉर्मेशन बी तक पहुंचाए, बी ए तक पहुंचाएगा, फिर ए वही इन्फॉर्मेशन सी को देगा, सी डी को देगा, तब जाके उसकी जो इन्फॉर्मेशन है एफ की वो जी तक पहुंचेगी। तो इससे काफ़ी लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन स्केलर चेन हमारा यही कहता है कि सारे के सारे प्रोसेस जो है उसको सारे के सारे स्टेप फॉलो करने हैं, कोई भी स्टेप जो है उसको स्किप नहीं करना है। लेकिन साथ साथ फ्योल ने यह भी कहा है कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो जो एफ एम्प्लॉई है ना, वो अपने सेम लेवल के एम्प्लॉय के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है इमरजेंसी की सिचुएशन में। ऐसे नहीं है कि कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो ही वो क्या कर सकता है? कांटेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर हम इतना लंबा चल के जाएंगे तो क्या होगा? कम्युनिकेशन में क्या होगा? डिले होएगा। तो उन्होंने यही कहा है कि इसे हम क्या कहते हैं? जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है अपने सेम लेवल के एम्प्लॉय से, उसे हम क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक कहते हैं। ये अपने सेम लेवल के एम्प्लॉय से ही कांटेक्ट करेगा, ऐसे नहीं कि ये जी से कांटेक्ट कर ले या सी से कांटेक्ट कर ले, क्योंकि ये तो उसके अपर लेवल के एम्प्लॉय हैं, तो वो इनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता, सेम लेवल के एम्प्लॉय से कांटेक्ट कर सकता है। गैंग प्लैंक इसे हम कहते हैं। गैंग प्लैंक को भी हम समझते हैं। गैंग प्लैंक हमारा ये कहता है कि गैंग प्लैंक जो था ना, वो तभी डेवलप किया गया ताकि कई बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इमरजेंसी की सिचुएशन जो होती है वो अराइज हो जाती है, तो कम्युनिकेशन में देरी ना हो, डिले ना हो, इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो एम्प्लॉई है ना, वो अपने सेम लेवल के एम्प्लॉई के साथ क्या कर सके? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके। उसे हम क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक कहते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर प्रिंसिपल। ऑर्डर प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि a right person should be placed at right job and a right thing should be placed at right place। ऑर्डर प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि एक एंटरप्राइज के अंदर जितनी भी थिंग है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जो जॉब है उनको उनके राइट प्लेस पे होना चाहिए, और जितनी भी थिंग है उनको भी अपने राइट प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए।
ठीक है। हर एंटरप्राइज के अंदर दो ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है हमारा मटेरियल ऑर्डर, दूसरा होता है हमारा सोशल ऑर्डर। जो मटेरियल ऑर्डर होता है वो तो होता है फिजिकल रिसोर्सेज के लिए, जैसे मैन हो गया, मशीनरी हो गया, मनी हो गया, और जो सोशल ऑर्डर होते हैं वो होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। तो हर एंटरप्राइज के अंदर दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है मटेरियल ऑर्डर, दूसरा होता है हमारा सोशल ऑर्डर। इस प्रिंसिपल के भी हमारे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है। फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट हमारे ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज़ अपने प्रॉपर प्लेस पे होगी तो क्या होगा कि जो यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो हमारे, चाहे वो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हो, अगर प्रॉपर जगह पे हर चीज़ प्लेस होगी तो जब हमें उनकी ज़रूरत होगी तो हाँ उसमें टाइम वेस्टेज नहीं होगा कि हाँ भी कौन सा रिसोर्सेज कहाँ है। जब वो प्रॉपर जगह पे है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होगा। वोलेटिंग इफेक्ट क्या होगा कि कोई भी एम्प्लॉई जो है, जो उसकी पोस्ट कहाँ है, उस पोस्ट को छोड़ के वो कहीं भी बैठा है, ऐसे कहीं भी बैठा है, तो क्या होगा कि जो रिसोर्सेज है उनका क्या होगा, मिसयूज़ होगा। तो फ्योल यही कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी थिंग्स हैं, जितने भी राइट पर्सन है, उनको अपने प्रॉपर प्लेस पे होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा इक्विटी प्रिंसिपल। इक्विटी प्रिंसिपल हमारे ये कहता है कि द मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट एज फेयरली एज पॉसिबल सो दैट दे डेवलप ए फीलिंग ऑफ डेडिकेशन फॉर देयर वर्क। फ्योल का प्रिंसिपल यही कहता है कि एक मैनेजर है ना, उसको अपने सबॉर्डिनेट के साथ अच्छा व्यवहार, मतलब सेम व्यवहार करना चाहिए, उसको इक्वल ट्रीट करना चाहिए सारे सबॉर्डिनेट को। ऐसे नहीं है किसी को कम ट्रीट करे, किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करे, किसी के साथ वो बुरा बिहेव करे। तो उसको किसी भी सबॉर्डिनेट के साथ भेदभाव नहीं करना, उसको सभी को क्या करना है, इक्वल ट्रीट करना है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं, मान लो एक लेबर है, उसने 10 यूनिट जो है एक दिन के अंदर प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, और जो दूसरा लेबर है जो उसका एम्प्लॉई है उसने 8 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो एक ने कम किए, एक ने ज़्यादा किए, लेकिन सुपीरियर क्या कर रहा है कि दोनों को सेम रेम्यूनरेशन दे रहा है, सेम वेजेस, सेम सैलरी दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि जिसने ज़्यादा प्रोड्यूस किया है ना, वो तो यही सोचेगा कि मैंने ज़्यादा किया है, फिर भी मुझे सैलरी क्या मिल रही है, कम मिल रही है, तो मैं ज़्यादा क्यों करूँ, मैं तो कम ही करूँगा, मैं भी जितनी उसने की है मैं भी उतनी करूँगा। तो इससे क्या होगा कि अगर वो इक्वल ट्रीट नहीं करेगा तो क्या होगा कि जो डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगी स्किल्ड वर्कर्स के अंदर, वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा, और जो उसकी एफिशिएंसी है ना वो भी डिक्लाइन हो जाएगी। वो भी यही सोचेगा मैं भी कम करूँगा, वेजेस तो इक्वल मिल ही रही है, मैं क्यों ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, ठीक है। लेकिन अगर वो इक्वल ट्रीट करता है सभी सबऑर्डिनेट को तो क्या होगा, इंप्लॉइज हैं वो सेटिस्फाई रहेंगे। जो स्किल्ड इंप्लॉइज है ना वो भी यही चाहेगा कि उसके स्किल्ड इंप्रूव हो, क्योंकि अगर सुपीरियर ये वो कर देता है कि कोई भी कितना भी प्रोडक्शन करे उसको उसके प्रोडक्शन के हिसाब से ही सैलरी दी जाएगी, वेजेस दी जाएगी। जो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको ज़्यादा वेजेस दी जाएंगे, ज़्यादा सैलरी दी जाएंगी। जो कम प्रोडक्शन करेगा उसको कम सैलरी दी जाएगी, कम प्रोडक्शन दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब वो ये मतलब वो कर देगा कि ऐसा सिचुएशन होगी, अगर जो प्रोडक्शन करेगा उसको उसी के हिसाब से ही सैलरी दी जाएगी, ये अनाउंस कर देगा, तो क्या होगा, जो स्किल्ड इंप्लॉय होगा वो तो यही चाहेगा कि मैं अपने स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करूँ ताकि मैं अपनी सैलरी जो है और ज़्यादा ले सकूँ। और जो अनस्किल्ड इंप्लॉयज़ होंगे वो भी चाहेंगे कि वो कोई ना कोई थोड़ी बहुत स्किल्स जो है वो भी अचीव कर लें ताकि उन्हें भी जो सैलरी जो है अच्छी रिसीव हो सके। तो सबऑर्डिनेट के साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए, इक्वल ट्रीट करना चाहिए उन्हें, ये प्रिंसिपल हमारा यही कहता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि यहाँ पे जो है जितने भी इंप्लॉइज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें उनकी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, मतलब जो उनका टेन्योर है, जो उनका टाइम पीरियड है, जितने टाइम पीरियड के लिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टिके हुए हैं, जितनी उनकी लाइफ है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो स्टेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि तुम उनका फ्रिक्वेंट ट्रांसफर कर दो। एक एम्प्लॉय मान लो अब तो इस शहर में जॉब कर रहा है, अगले महीने वो किसी और शहर में चला जाएगा, उससे अगले महीने वो किसी और शहर में चला जाएगा, तो क्या होगा कि इससे जो रेपुटेशन है ना कंपनी की वो भी डिक्लाइन हो जाएगी। जो अच्छे वर्कर्स हैं वो लीव करके चले जाएंगे, कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे। और जो अगर हम इसको स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल को बनाकर रखते हैं तो क्या होता है, जो इंप्लॉइज होते हैं उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, कंपनी की रेपुटेशन भी बनी रहेगी। हाँ भी इंप्लॉइज जो है इतने लंबे टाइम से इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हुआ है, टिके हुए हैं, जो ट्रेनिंग होगी वो भी कम देनी पड़ेगी। तो ये प्रिंसिपल हमारे यही कह रहा है कि जो पर्सोनल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं ना उनका टाइम पीरियड जो है ना वो स्टेबल रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। जितने भी एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करें उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो कोई ना कोई प्लान्स हैं उसको बनाएं और उनको एग्जीक्यूट करें। अगर उनको भी अपॉर्चुनिटी, उनको भी पावर दी जाएगी तो वो भी समझेंगे हाँ भी हम भी कुछ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें भी पूछा जाता है। तो अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं इसके भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं। अगर उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो प्लान्स बनाएं, उनको एग्जीक्यूट करें, तो उनकी जो थिंकिंग होगी ना एम्प्लॉयज़ की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, कोऑपरेशन भी बना रहेगा उनके अंदर, ठीक है। और अगर वॉयलेटिंग इफेक्ट ही होगा कि अगर एक एम्प्लॉइज़ जो है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, सारा का सारा काम जो है वो टॉप मैनेजर कर रहा है, मैनेजर्स करें, तो क्या होगा कि कोऑपरेशन का जो एटमॉस्फेयर है, नॉन कोऑपरेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। उनकी थिंकिंग जो है, थिंकिंग पावर जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी।
नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा एस्पिरिट द कोर्प्स। ये प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि ए मैनेजर शुड कंटिन्यूसली मेक एफर्ट्स टू डेवलप ए टीम स्पिरिट अमंग द सबॉर्डिनेट। जो एक मैनेजर है ना, उसको अपने सबॉर्डिनेट के बीच में टीम वर्क बनाने के लिए उसको जो है एफर्ट्स करने चाहिए। जब भी वो अपने सबॉर्डिनेट से कन्वर्सेशन करे तो वी वर्ड्स का यूज़ करे इंस्टेड ऑफ आई। वो ये ना कही मैंने ही सारा काम किया है, मैंने ही जो टारगेट है, ये ऑब्जेक्टिव है, मैंने ही अचीव किया, मैं ही ये काम करूँगा, बल्कि वो ये कहे कि हमने मिलकर इस काम को किया है, हम सब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे और ये काम भी हम कर लेंगे। जब वो ऐसा करेगा तो क्या होगा कि जो सबॉर्डिनेट है उनके मन में भी होगा हाँ भी हमारा भी कोई अस्तित्व है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें भी समझा जाता है, हमें भी पूछा जाता है। तो जब वो ऐसा करके चलेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो क्या होगा कि स्वीट रिलेशनशिप बने रहेंगे और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी आसानी होगी। लेकिन अगर वो इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता तो क्या होगा कि जो टीम स्पिरिट है उसके अंदर बिटरनेस आ जाएगी, ओके, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हमें दिक्कत आएगी। तो हमारे आज के 14 प्रिंसिपल्स आज हमारे जो है कंप्लीट हो गए। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।